पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल थाना अंतर्गत थरबिटिया पंचायत के वर्तमान सरपंच सुरेंद्र प्रसाद को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या करने के प्रयास मामले में फरार अभियुक्त नागेश्वर प्रसाद पिता बनारसी शाह ग्राम मझौलिया के विरुद्ध आज इश्तेहार तामीला किया गया। गौरतलब है कि इस कांड में पूर्व में एक अभियुक्त रविंद्र सहनी को 3 देसी कट्टा तथा कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। सुनिए इस संबंध में पकड़ीदयाल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार ने क्या कहा। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस निर्देश के आलोक में पकड़ीदयाल थाना कांड संख्या 128/24 दिनांक 29/5/24 धारा 341, 23, 325, 307, 25(1)(b) 2635 आर्म्स एक्ट से संबंधित है। इस कांड में जमीनी विवाद को लेकर थरबिटिया पंचायत के वर्तमान सरपंच सुरेश प्रसाद जी को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। इस कांड में फरार अभियुक्त जिसका नाम नागेश्वर प्रसाद है, पिता बनारसी शाह जो मझौलिया के रहने वाले हैं, उसके विरुद्ध आज दिनांक 25/9/24 को इश्तेहार तामीला किया गया है। और इस कांड में पूर्व में एक अभियुक्त रविंद्र सहनी जिसको 3 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं अगले महीने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चंपारण यात्रा है और इसको लेकर राजद के तरफ से पार्टी दफ्तर में तैयारी समिति की बैठक की गई, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को सफल बनाने और इसमें शामिल होने का संकल्प लिया। वहीं पूर्वी चंपारण के जिला प्रभारी और नवादा से लोकसभा प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा का कार्यकर्ताओं ने फूल माला और बुके देकर स्वागत किया। कार्यकर्ता इस दौरान काफी उत्साहित दिखे। श्रवण कुशवाहा ने तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव की प्रवास यात्रा है और 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सभी ने संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने नवादा में हुए घटना को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार में विधि व्यवस्था गड़बड़ा गई है, यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। एक कार्यकर्ता संवाद में है, चूँकि हम सबों के नेता बिहार के भविष्य भाई तेजस्वी जी की संवाद यात्रा डीपी के बाद चालू होने वाला है। पहला चरण समाप्त हुआ है और दूसरे चरण की तैयारी है। उसी के लिए हम लोग तैयारी समिति की बैठक की और उसी के लिए हम लोग पूरे राजद परिवार एकत्रित हुए हैं ताकि आगे का रणनीति हम लोग कैसे तय करें और कैसे पूरे बिहार में विकास हो सके। और आज की जो ये डबल इंजन की सरकार है, जो आज पूरे बिहार में जंगल राज, आज पूरे बिहार में आए दिन रेप, मर्डर, हत्या, लूट, डकैती, कहीं घर जलाया जा रहा है, उसको कैसे रोका जा सके, इसी की तैयारी में हम लोग सारे राजद परिवार के लोग एक जगह जुटे हैं और बेहद पैमाने पर आने वाला समय में हम लोग पूरे बिहार में इसकी तैयारी करते हैं। तेजस्वी जी का नसीहत था कि पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, वो गमछा के बजाय टोपी लगाए, लेकिन नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। गमछा के बजाय बिल्कुल सभी लोग हमारे नेता का जो आदेश होता है, आह्वान होता है, उसको मानने वाले लोग और मान रहे हैं। गमछा यह कहा गया है कि हम लोग ये नहीं बांधना, फेटा नहीं बांधना है, अब डाले में नहीं लपेटना है। तो कहाँ कोई हमारे कार्यकर्ता हो या नेता हो वो लपेट रहे हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ रही वहाँ टोपियाँ भी पहन रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल का। और आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बेहतर कर रही है और आने वाला समय में इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और पूरा बिहार को एक नया नेता और 2025 में एक नया सीएम मिलने वाला है, जिसका नाम है भाई तेजस्वी यादव जी। वहीं पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधायक सह पूर्व मंत्री शमीम अहमद ने भी तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि तेजस्वी यादव की यात्रा से हम सब काफी उत्साहित हैं और 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। वहीं राजद के पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष सह विधायक मनोज यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर मोड़ पर फेल है और तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में विधि व्यवस्था पटरी पर आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार तेजस्वी यादव ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया था, वे सभी युवा तेजस्वी यादव के साथ हैं। कुशवाहा जी बने हैं जो नवादा के पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जुझारू हैं, नौजवान हैं, जुनूनी हैं, लड़ने वाले हैं। हम लोग चंपारण के धरती पर इनका स्वागत करते हैं, इनका आभार प्रकट करते हैं। बहुत मृदभाषी हैं, हम लोग का बहुत अच्छा यात्रा है और भाजपा को बहुत बड़ा खतरा भी है कि श्रवण कुशवाहा जी प्रभारी बने हैं, मनोज यादव जिला अध्यक्ष, तो उसका उदाहरण भी एमपी के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है जो 3,80,000। हम लोग आज संकल्प लिए हैं 12 का 12 विधानसभा को बूथ स्तर पर
मजबूत करके सभी लोगों को गले मिला के और भाजपा और जदयू का यहाँ से सफाया करना है। यह समाजवादियों का गढ़ है जो भाजपा कब्जा कर लिया, इस बार इससे मुक्ति हम लोग जरूर दिलवाएंगे और श्रवण जी के आने से जो कमी बेसी था वो पूरा हो जाएगा। सभी लोग उत्साहित हैं, बहुत मेहनती हैं, ये भी 40,000 वोट से मात्र हारे हैं, बहुत जूझने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, संगठन के प्रति इनका अलग जुनून है, सब लोग पसंद कर रहे हैं और हम लोग पूरा विश्वास है और सब लोग संकल्पित होकर आज जा रहे हैं कि भाजपा को जदयू को यहाँ से हर सीट पर हम लोग शिकस्त विधानसभा के चुनाव में देंगे और पार्टी का जो भी निर्णय है उसको सम्मान हम लोग करेंगे। सबको मिला के जुला के हर जाति बिरादरी के लोगों को सबको मिला के हम लोग चलने वाले हैं और चल रहे हैं। जो लालू जी का जो जीन था 90 वाला, गरीब गुरबा अति पिछड़ा महादलित, तो गरीब लोग थे, अंतिम पादान के लोग थे, वो लोग फिर से देख रहे हैं कि बिना लालू जी का सत्ता आए हुए, बिना तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बने हुए, फिर थाना में, ब्लॉक में, जिला में वो अफसरशाही हावी है, जो अफसर का राज आ गया, फिर गरीब का राज लाना है, यही हम लोग संकल्प लिए। विश्व भर में डॉक्टर और नर्सों के बाद यदि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किसी तीसरे पेशे को सम्मान दिया जाना चाहिए तो वह फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट वे लोग होते हैं जो मेडिकल के अंतर्गत स्वीकृत दवाइयां मुहैया कराते हैं। फार्मासिस्ट के सम्मान में हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। मोतिहारी के लखौरा रोड में गुलरिया स्थित फार्मेसी शिक्षण संस्थान चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आज विश्व फार्मेसी दिवस मनाया गया। खूबसूरत थीम मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स के साथ संस्थान के डायरेक्टर तबरेज अहमद ने आए हुए अतिथियों को अंगवस्त्र और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शहर के ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद रईस आलम और सागर मलसोनी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के अतिथियों ने मेडिकल के फील्ड में फार्मेसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें अच्छे से पढ़ाई पूरी कर देश सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित किया। स्वस्थ समाज के निर्माण में डॉक्टर और नर्स के साथ फार्मासिस्ट जो होता है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप इसको किस तरह से वाकई में रहता है, एकदम बहुत ही, देखिए इसमें कोलैबोरेशन है, कोई एक आदमी को छोड़ दीजिएगा तो ही नहीं रहता है। डॉक्टर जो है, ठीक है ना, डॉक्टर और पेशेंट, फिर बीच में जो है एक नर्सिंग भी होता है, ठीक है, चाहे वो पेशेंट जो है इंडोर में हो, आउटडोर का हो रहता है, उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन जो दवा जो होती है, कैसे फार्मासिस्ट जो है ये जानता है कि किस दवा को किस टाइम लेना है, कितने टाइम लेना है, उसका डोजेस फॉर्म क्या है, ये फार्मासिस्ट ही तय करता है, ठीक है ना। और सबका वो वाइटल रोल है। डॉक्टर अगर लिख दिया दवा, अगर आप सुबह में लेना है पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, और ले लिया ठंडा पानी के साथ, खाली पेट लिया है कि नहीं, कि खाने के बाद लिया है, ये फार्मासिस्ट ही बताएगा। अगर ये नहीं बताएगा तो फिर दिक्कत की बात होती है, वो डॉक्टर दवा एक्शन ही नहीं करेगी। इसलिए वाइटल रोल है रहता है उसका, और उसका नॉलेज और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल अगर अच्छे से हो तो वाकई में पेशेंट के लिए है। एक्चुअली बेसिक क्या है रहता है, पेशेंट क्योर हो रहता है, ठीक है ना। डॉक्टर का क्या रोल है, डॉक्टर का ये कि पेशेंट का जो है मोटिव क्या है, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहता है। फार्मासिस्ट भी उसी रोल में रहता है। तो वो बताए थे हमारे कलीग जो रहता है, जो पर्दे के पीछे से काम करता है, उसका बहुत ज़्यादा नाम नहीं होता, लेकिन वाइटल रोल है। आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। अगर आज वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पेप्सी, कोला, नाम सुने हैं, इतनी बड़ी बड़ी, कितना साम्राज्य है कोको कोला का, पेप्सी का, उसका इन्वेंटर जानते हैं कौन है? वो फार्मासिस्ट ही है, समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपने आप को प्राउड फार्मासिस्ट के लिए जो है, वो फार्मासिस्ट क्योंकि वो मॉलिक्यूल जान रहा है, वो मॉलिक्यूल दूसरे लोग नहीं जानते, वो फार्मासिस्ट ही जानता है कि कौन से केमिकल कंपोजिशन को उसको मिलाना है और ये चीज़ तैयार होगी, वो फार्मासिस्ट ही होता है। थैंक यू। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर और नर्स बनते हैं तो लोग अच्छा मानते हैं। फार्मासिस्ट में सर क्या करियर है, क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कैरियर है। ये तो एक आप बोलेंगे भ्रांति है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नीट में या मेडिकल में एडमिशन ना मिलने के बाद उनका सबसे पहला चॉइस BDS के बाद फार्मेसी ही रहता है। फार्मेसी एक नोबल प्रोफेशन है। फार्मासिस्ट से देश विदेश में आज बहुत सारे इंडिया के ऐसे फार्मासिस्ट जो जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे R&D कंपनी हैं, चाहे वो आपकी टोरेंट है, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जिनमें R&D में फार्मासिस्ट हैं। गवर्नमेंट में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन सकते हैं, हेल्थ एजुकेटर्स वो बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा रोल है। आई शुड से कि मेडिकल के बाद एक सेकंड बूमिंग एरिया है प्रोफेशन का। तो
यंगस्टर्स को मैं कहना चाहूँगा कि दे शुड ऑप्ट दिस प्रोफेशन फॉर हेल्थ सेक्टर। वहीं इस अवसर पर मौजूद संस्थान के डायरेक्टर तबरेज अहमद ने बताया कि शांत वातावरण में स्थापित इस कॉलेज में बेहतरीन माहौल में पढ़ने और सीखने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए शानदार लैब और बेहतरीन पुस्तकालय स्थापित की गई है, जहां बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी का भी लाभ ले रहे हैं। पहले जो बच्चे +2 इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए। साइंस में अपने यहाँ दोनों स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, PCB डेट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और PCM डेट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। क्योंकि फार्मेसी जो है टोटली केमिस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों साइड के बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उन लोगों के एडमिशन होता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया भी फिक्स होते हैं मार्क्स वगैरह लेकर के। 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम साइंस विथ इंग्लिश डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेज के लिए, और 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट साइंस विथ इंग्लिश बैचलर इन फार्मेसी कोर्स के लिए। ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें के लिए हमारे अच्छा एटमॉस्फेयर है, ग्रीनलेस एरिया है, अपने अच्छे फैकल्टीज़ हैं, वेल इक्विपमेंट लेबोरेटरीज़ है, और हमारे यहाँ मशीन रूम भी है जो स्पेशल है, बाकी और कॉलेज से डिफर करेगा। आप लोग देखेंगे भी घूम करके, या देखा होगा भी आप लोगों ने। मशीन रूम हमारे यहाँ बहुत रिच है, जो भी मशीनें अभी शायद बिहार में कहीं देखने को लायक नहीं मिले कॉलेज में बच्चों को, तो हमारे हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। इसका रीज़न क्या है ना कि हम लोग सेम इसी फील्ड से पढ़ लिख करके इस कॉलेज को स्टार्ट किए हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर महफूज आलम साहब इस कॉलेज के चेयरमैन हैं, जो ऑलरेडी फार्मेसी में PhD हैं, वो भी जामिया अहमद जैसे यूनिवर्सिटी से, और कई मेडिसिन कंपनीज में उन्होंने R&D सेक्टर में काम किया है। अभी भी आज के डेट में वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में R&D हेड हैं। और मैं बताऊं, मैं भी इसी फील्ड से हूं। मैं पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में M.Tech किया है मुंबई से, और कई सारे कंपनीज़ में पैकेजिंग डिपार्टमेंट में मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। लास्ट टाइम मैंने मैक्लोज से भी रिजाइन किया था, उसके बाद इस कॉलेज को सेटअप किया गया। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी कॉलेज बिहार तो है ही अपना, इंडिया में एक अच्छा एक लेवल में आए और एक ब्रांड हो, ताकि बच्चे यहाँ से पढ़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। और हमारे यहाँ स्पेशल क्या है, जिससे आपने पूछा, स्पेशल ये है कि हमारे यहाँ बच्चे जिसने एडमिशन लेते हैं उसने 100% एश्योर किया था कि आप लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हर हाल में अच्छे कंपनीज़ में एमएनसी में आप लोग करा के देंगे। इसके पीछे रीज़न है कि हम लोग बैकग्राउंड इस फील्ड से है, और हर कंपनीज़ में इंडस्ट्रीज़ में अपने लोग बैठे हैं, अपने कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, तो इसका फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मिलेगा। तो ये अलग करता है बाकी कॉलेजों से। आपको बता दें कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदान के लिए उनका धन्यवाद देना है। इस दिन लोगों में फार्मासिस्ट पेशे के प्रति जागरूकता भी फैलाई जाती है। फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल दवाइयां प्रदान करते हैं, बल्कि रोगियों को उनकी सही खुराक और उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी भी देते हैं। इस दिन का उद्देश्य फार्मासिस्ट की मेहनत और उनकी सेवाओं की सराहना करना है, क्योंकि वे समाज के स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फार्मासिस्ट चिकित्सा विशेषज्ञों और रोगियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दवाओं के उचित उपयोग और स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह देने में मदद करते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के माध्यम से फार्मासिस्टों की भूमिका को सम्मानित करने और उनके योगदान को समाज के सामने लाने का प्रयास किया जाता है। आज इस मौके पर मैनेजमेंट हेड महबूब आलम, HOD अब्दुल रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर इश्तियाक आलम तथा वसीम आलम सहित अन्य मौजूद थे। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित द मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता द मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह और आम सभा का संचालन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के द्वारा किया गया। वार्षिक आम सभा में पूर्वी चंपारण जिले भर के पैक्स अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष उपस्थित रहे। आम सभा के दौरान बैंक के अधिकारियों ने बीते वर्ष के आय व्यय की चर्चा की। आम सभा में बैंक को किसान हित और पैक्स हित में कैसे समृद्ध हो, इस पर खुले मन से पैक्स अध्यक्षों ने अपना विचार रखा। वहीं इस दौरान दी मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि 1919 में स्थापित मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिले के किसानों के हित में एवं उनके समृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी पैक्स अध्यक्ष के समस्याओं का समाधान आपके साथ मिलकर उनके सहयोग से करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि आने वाले बोर्ड के बैठक में सुझाव और समस्या पर अमल किया जाएगा। मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 1919 में स्थापित हुआ था, और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग आम सभा का कार्यक्रम किए हैं, जिसमें किसानों और पैक्सों के हित चर्चा की गई है, और बैंक कैसे समृद्ध हो, किसान कैसे समृद्ध हो, पैक्स कैसे समृद्ध हो, इस पर खुले मन से सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं।
और उस विचार पर आगे जो है बोर्ड के बैठक में हम लोग बहुत सारे सुझावों पर निर्णय भी लेंगे और उस पर आगे कार्रवाई भी करेंगे। धन्यवाद। मोतिहारी आईएमए की भूमि का लीज समाप्त हो गया है। लीज के रेन्यूअल के लिए जिला प्रशासन ने आईएमए को नोटिस जारी किया है, जिसमें 42 लाख रुपए सलामी व 82,000 रुपए सालाना रेंट मांगी गई है, जिससे मोतिहारी आईएमए के सैकड़ों डॉक्टर्स चिंता में हैं। रविवार की देर शाम आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन ने बताया कि नोटिस से संबंधित जवाब जिला प्रशासन को हस्तगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आईएमए की जमीन रेड क्रॉस के बगल में है। रेड क्रॉस के साथ ही आईएमए की लीज भी समाप्त हो गई थी। दोनों का लीज 20 वर्षों के लिए था। रेड क्रॉस के जमीन का नवीनीकरण मात्र 1 रुपए में कर दिया गया, जबकि आईएमए को इसके लिए 42 लाख रुपए सलामी व सालाना टैक्स 82,000 रुपए की मांग की गई है। जबकि रेड क्रॉस की तरह आईएमए भी एक संस्था है। यह कोई व्यवसायिक संस्था नहीं है जिसके लिए इतनी भारी भरकम राशि जिला प्रशासन ने तय की है। उन्होंने पत्रकारों को बताते हुए कहा कि रेड क्रॉस की भूमि का नवीनीकरण वर्ष 2023 में महज 1 रुपए की राशि पर 30 वर्षों के लिए की गई थी, जबकि केसरे हिंद की जमीन के दूसरी तरफ आईएमए भवन है जो रेड क्रॉस बाउंड्री में ही है। जिला प्रशासन से के पास हम लोग दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि रेड क्रॉस जो संस्था जिसको कि 1 रुपये में आप दान देते हैं, उसका लीज एक्सपायर किया रहता है और उसको आप बैक डेट में लीज साइन करते हैं। 2018 का में लीज ख़त्म होता है और उसको रिन्यू करते हैं आप 2022 में 2018 के दिन से। वहीं उसका भाई, उसका बड़ा भाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि स्वयंसेवी संस्था है, जो सरकार के हर मेडिकल काम में, हर इमरजेंसी में, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे कहीं अगलगी का केस हो, या एक्सीडेंट हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो, या कोरोना हो, या टीकाकरण हो, अभी टीकाकरण में, या डेंगू हो, मलेरिया हो, ये लोग काम करते हैं। पोलियो को हमने मिटा दिया, मलेरिया देखने को नहीं मिलता है, बाहर से लोग लेके आते हैं। डेंगू, टीबी में सबसे बड़ा आईएमए है जो कि पोषण देता है टीबी के मरीजों को, टीबी के मरीजों की रक्षा भी करता है, दवा भी देता है उनको। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था कि आप लोग जो है सो पोषण की कमी से, प्रोटीन की कमी से मरीज को बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है, और उन्होंने प्रण लिया है कि हम 2025-26 तक इसको ख़त्म कर देंगे। तो आईएमए ने बढ़ चढ़ के यहाँ 500 बच्चों को, 500 टीबी के मरीजों को गोद लिया है। और कुछ पत्रकार बंधु भी हैं आप में जो कि 5, 10, 15 मरीज का पोषण दे रहे हैं। तो हम यही प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये कोई धन्ना सेठ का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप 55 लाख, 56 लाख, 48 लाख किसी से मांग दीजिएगा। ये एसोसिएशन है, संघ है। संघ कहाँ से आपको पैसा देगा? एक बार फिर उनसे प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने रेड क्रॉस के साथ किया है, रेड क्रॉस का ही पार्ट है, रेड क्रॉस ने ही ज़मीन अपनी मीटिंग में आईएमए को दिया है। और आपने जो नवीकरण किया है उसमें उसकी जो बाउंड्री आपने दिखाई है, उस बाउंड्री के अंदर ही आईएमए की बिल्डिंग है। तो आप उसको फिर से देखें एक बार, हम लोग की मेहनत को देखें, हम लोग की भावना को समझें। और जो आज जो मीटिंग हुआ है, और जिस आदमी को पूरा संसार जानता है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो किताब लिखने के मामले में हो, या बेस्ट न्यूरोसर्जन की बात हो, जो इलाहाबाद के सबसे नामी न्यूरोसर्जन हैं, वो उनका भी आपने सुना कि उनको भी आईएमए के लिए बहुत प्रेम है। उन्होंने बताया कि हमारा आईएमए जो है वो इलाहाबाद का आईएमए, मुझे अवार्ड मिला था वहाँ, एक सिन्हा अवार्ड मिला था हमको, सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड। मैं गया था वहाँ लेने के लिए, तो मैंने देखा कि क्या बिल्डिंग है, सब कुछ है, सरकार ने बनाया है उसको, सरकार ने दिया है। हम भी सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार तो हमारे लिए में ही है, तो वो भी हम लोग के मांग को सहानुभूति पूर्वक देखें, आएँ, देखें, हम लोग के साथ रहें, देखें कि मानवता के हम लोग कितने करीब हैं।
वहीं रविवार की शाम ही आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान चंपारण के लाल और देश दुनिया में रीढ़ और मस्तिष्क का जटिल सर्जरी कर एक मुकाम हासिल करने वाले प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने पीपीटी के माध्यम से अपने करियर में किए गए जटिल सर्जरी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गौरतलब है कि प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान मोतिहारी के रहने वाले हैं और देश दुनिया में न्यूरो सर्जन के रूप में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त है। साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कई रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हैं। आपने देखा कि आज का जो CME था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रशिक्षण डॉक्टरों के लिए स्वयं प्रशिक्षण, हम तो CME को वही बोलते हैं कि हम लोग ज्ञान शेयर करते हैं, दूसरे जगह ज्ञान को इंपोर्ट करते हैं, उनके मेहनत को और उनके एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं और अपने एक्सपीरियंस से उनकी एक्सपीरियंस को भी जोड़ते हैं। आज का दिन ऐसा था जिसमें कि मर्मस्पर्शी कविताएं एक ऐसे डॉक्टर के द्वारा जो ऐसे सिस्टम को डील करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है और इतना चंचल है, तन जितना चंचल है उससे ज़्यादा मन चंचल होता है। और जो न्यूरो साइंसेज है उसके बारे में अभी तक कहा गया है कि वो अथाह है और हम लोग कुछ नहीं जानते उसके बारे में। 10 नया पैसा भी पता नहीं है कि ब्रेन का मैपिंग भी अभी तक नहीं कर पाया गया। और आपने देखा होगा कि आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग करते भी हैं, जाते हैं, केवल नार्को टेस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, ट्यूमर्स के बारे में जानते हैं। और आजकल की जो नई बीमारी है वो है बाइक का एक्सीडेंट और लोगों का चला जाना या क्रिपल्ड हो जाना, या फिर बहुत से बहुत आप लोग मेनिंजाइटिस के बारे में जानते हैं, या किसी को मिर्गी हो गया उसके बारे में जानते हैं, या पार्किंसनिज्म के बारे में जानते हैं कि इन सबसे ट्यूमर्स होता है। इसमें ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानते हैं, क्योंकि मूवी में देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है तो आप लोग समझते हैं। तो जो आदमी इन सब चीज़ों से खेलता है और उसके मन में जो संवेदना है, ये दोनों का मिलन जो है हो, उस आदमी का नाम है प्रकाश खेतान। आपके सामने हम प्रकाश खेतान को प्रेजेंट करते हैं। सर, हमने जो कॉमन प्रॉब्लम है जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसकी सर्जरी कैसे होती है, किस तरह होती है, कब होती है, कैसे करना चाहिए, या सियाटिका जो बोलते हैं लंबर कनाल स्टेनोसिस होती है, उसको कैसे बचा जाए, उससे कई रूप होते हैं और कैसे सर्जरी होती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर क्या होते हैं और कैसे ट्यूमर को ऑपरेट करते हैं, फिर ब्रेन के जो कॉमन ट्यूमर होते हैं। ब्रेन के बारे में भ्रांति होती है कि ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो आदमी बचता नहीं है, हताश होकर मर जाता है, जबकि ब्रेन में ट्यूमर को अगर अच्छे से निकाल दिया जाए, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी होती है, वो बेनाइन ट्यूमर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा भी स्लाइड में हमने दिखाया कि पूरे ट्यूमर निकाल दिया गया, तो अब वो अपनी एक स्वस्थ जीवन जी रहा है। तो हमें लोगों के मन से ये भ्रांति दूर करनी पड़ेगी, ये भय दूर करना पड़ेगा कि जो स्पाइन और ब्रेन को आप ये सोचते हैं कि स्पाइन का ऑपरेशन के बाद आदमी पैरालाइज हो जाता है, बेड पर रह जाता है, वो ऐसा नहीं है। इससे इतर भी कुछ और, ब्रेन के ट्यूमर के बाद कोई बचता नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और। तो वही सब चीज़ों से हम लोग रूबरू हुए और एक स्वच्छ वातावरण में चीज़ों को बताई। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया के महाराजा बैंकेट हॉल में रविवार को कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष जगत नारायण प्रसाद, राजेंद्र गुप्ता, राजकुमार जी, प्रमोद चौधरी, डॉक्टर शशिभूषण गुप्ता, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर कमलेश कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार जायसवाल, डॉक्टर दिनेश जायसवाल सहित अन्य ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद लगभग 150 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें नस, हड्डी और शुगर के साथ साथ पहुंचे हुए मरीजों का स्वास्थ्य जांच भी किया गया और उन्हें जरूरत की दवाइयां मुफ्त दी गई। इस अवसर पर संस्था के महासचिव उमेश प्रसाद शाह ने बताया कि संस्था के सभी सदस्य दिसंबर तक संस्था के लिए जमीन की व्यवस्था कर समाज को उपहार स्वरूप भेंट करेंगे और सभी एकजुट होकर इसे पूरा करेंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में पहुंचे मरीजों ने स्वास्थ्य जांच कराकर खुशी जाहिर की और आगे भी इस तरह की शिविर आयोजित करने की अपील की।